इंदिरा गांधी पर जब तक कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही फायर के 3 राउंड बेअंत की रिवॉल्वर से निकल चुके हैं और ये तीनों गोलियां इंदिरा गांधी की चेस्ट और एब्डोमिनल एरिया में लगी। आज से 76 साल पहले ये 30 जनवरी 1948 की ही बात थी जब नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उसी के घर में घुसकर मार गिराया। देखो हुआ कुछ ये था कि ओसामा बिन लादेन ने साल 1993 से 2001 के बीच अमेरिका पर 3 घातक हमले किए, जिसमें इतने में राजीव गांधी यहाँ पहुँचते हैं और धनु उनको माला पहनाकर राजीव के पैर छूने के बहाने नीचे झुकती है और अपने लेफ्ट साइड में लगे इस बटन को प्रेस करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। शुरुआत में वह गांधी जी की विचारधारा पर ही चले थे, मगर साल 1928 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था, मगर ब्रिटिश सरकार यह मांग मानने को कतई राजी नहीं थी। इसके बाद फिर 1930 के कांग्रेस अधिवेशन में ये तय किया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर तारीख आती है 26 जनवरी 1931। कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे और इसी दौरान ब्रिटिश पुलिस आ जाती है और सुभाष चंद्र बोस के जुलूस पर लाठी चार्ज कर देती है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के द्वारा जेल में डाल दिया गया। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेजों से समझौता किया और सभी जेल में बंद क्रांतिकारियों को रिहा करवा दिया गया। यहाँ सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस मसले पर गांधी जी द्वारा अंग्रेजी सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी अपनी ओर से किया गया वादा तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर खड़ी रही और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। गांधी जी द्वारा भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और कांग्रेस से नाराज हो गए। दोस्तों, अंग्रेजों ने कई बार सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाला, मगर फिर भी वो अंग्रेजों के सामने खड़े रहे। सुभाष चंद्र बोस को जल्दी ही एहसास हो गया था कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद करना काफी मुश्किल है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले सुभाष चंद्र बोस की पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने अभियानों को तेज कर दिया। जगह जगह अंग्रेजों का विरोध किया जाने लगा, जिससे अंग्रेजों को लगा कि यहाँ मामला गड़बड़ हो सकता है, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस की पार्टी के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल में रहना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख अंग्रेज डर गए और सुभाष चंद्र बोस को रिहा कर दिया गया। लेकिन अंग्रेज यह नहीं चाहते थे कि युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस जेल से बाहर आजाद रहे और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। यहाँ भी वो ज्यादा दिन तक अंग्रेजों की कैद में नहीं रह सके और फिर जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को चकमा देकर घर से भाग गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। यहाँ पर रहना उनके लिए खतरों से खाली नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों की नाक के नीचे वो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिस कारण अंग्रेज उनको रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए जर्मनी और जापान से मदद मांगी। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो प्रसारण के माध्यम से अपने क्रांतिकारी विचार देने लगे, जिसने भारत के लोगों में आजादी की चिंगारी जला दी। अंग्रेजों के लिए ये चिंगारी काफी थी। अंग्रेजों का शासन हिल सा गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अंग्रेज टूट से गए थे। वहीं दूसरी तरफ नेताजी के भाषणों से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जगह जगह विद्रोह होने लगे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अगर आजादी की इच्छा हर भारतीयों के दिल में उठे तो भारत को स्वतंत्र होने से कोई नहीं रोक सकेगा। सुभाष चंद्र बोस रूस से होते हुए जर्मनी आए और वहां हिटलर से मुलाकात की। साल 1946 में वो जर्मनी से सिंगापुर आए। जापान में रहते हुए साल 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर आजाद हिंद फौजी सरकार बना डाली और नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद सुभाष को नेताजी कहा जाने लगा। फिर नेताजी ने अपनी सेवा को मजबूत करने के लिए कई देशों की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए भारतीय फौजियों को रिहा करवाकर आजाद हिंद फौज में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, अंग्रेजों को कानो कान खबर नहीं थी और भारत से बाहर उनके खिलाफ बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही थी। इस तरह देखते देखते आजाद हिंद फौज में 55,000 सैनिक हो गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ठान लिया था कि अब की बार अंग्रेजों का पूरी तरह से भारत से सफाया करना है। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज नेताजी को भारत में ढूंढ रहे थे। जब नेताजी की खबर अंग्रेजों को भारत में कहीं नहीं मिली कि उन्होंने सोच लिया था कि सुभाष चंद्र बोस उनसे डर कहीं छुप चुके हैं।
मगर दूसरी तरफ नेताजी ने अंग्रेजों पर धावा बोलने का पूरा प्लान बना चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज में जापानी सेना के सहयोग से भारत पर धावा बोला और नेताजी ने यहाँ पर नारा दिया कि दिल्ली चलो। नेताजी का ये प्लान था कि वो म्यांमार के रास्ते भारत में घुसकर अंग्रेजों से सीधा मुकाबला करते हुए उनको खदेड़ना चाहते थे। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आशंका कम थी, क्योंकि दोस्तों जापान जो कि नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, वो द्वितीय विश्व युद्ध में हार चुका था। ये खबर सुनकर नेताजी को काफी गहरा धक्का लगा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। दोस्तों अंग्रेजों ने नेताजी को क्रांति के दौरान 11 बार जेल भेजा था। दोस्तों फिर तारीख आती है 18 अगस्त 1945। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से ताइवान होते हुए टोक्यो के लिए रवाना हुए। जैसे ही इनका विमान ताइवान की राजधानी ताइपे से उड़ान भरता है तो उनका यह विमान दुर्घटना का शिकार हो जाता है और नेताजी की इस दुर्घटना में मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों उस दुर्घटना का कोई भी सबूत नहीं मिल सका। फिर तारीख 23 अगस्त 1945 को जापान की एक संस्था ने यह खबर जारी की नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर क्रांतिकारी में शोक की लहर छा गई। लेकिन इसके कुछ दिन बाद जापान सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई भी विमान हादसा नहीं हुआ था। इसलिए आज भी नेताजी की मौत का रहस्य खुल नहीं पाया है। सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी एक विवाद का विषय है। नेताजी ने अपना पूरा जीवन रहस्यमय तरीके से जिया, पर उनकी मौत भी इतने रहस्यमय तरीके से होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। नेताजी की मौत की जांच के लिए कई कमेटी को बनाया गया। साल 1999 में नेताजी की मौत की सच्चाई जानने के लिए मुखर्जी कमीशन का गठन किया गया। लेकिन कई खुफिया जांचों के बाद भी नेताजी की मौत का सच पूरी तरीके से बाहर नहीं आ सका। ऊपर से लोगों का शक तब बढ़ गया, आखिर जापान के द्वारा नेताजी का अस्थि कलश क्यों नहीं सौंपा गया। इसके बाद भी नेताजी के बारे में तरह तरह की बातें होती रही कि नेताजी आजादी के बाद भी विदेश में जिंदा थे। ये भी कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित जो रूस में राजदूत थी, उन्होंने दावा किया था कि मॉस्को में उन्होंने नेताजी को देखा था, लेकिन बाद में किसी कारणवश इस बात को दबा दिया गया। कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि साल 1948 में महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा में और साल 1964 में नेहरू के अंतिम यात्रा में नेताजी एक भिक्षु के रूप में शामिल हुए थे। कहते हैं कि बाद में रसिया से भारत में आकर गुमनाम जिंदगी बिताने लगे थे, मगर नेताजी की मौत का रहस्य आज भी नहीं सुलझ सका। वहीं जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला गया। जब अंग्रेजों की इस हरकत का पता भारतीयों को चला तो वो भड़क गए थे और अंग्रेजी सेना में जो भारतीय काम कर रहे थे उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी थी। सैनिक विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता को हिलाकर रख दिया था। इस तरह साल 1947 आते आते अंग्रेजों को ये पूरी तरह एहसास हो गया था कि अब भारत में पांव जमाए रखना काफी मुश्किल है। और फिर ऊपर से अंग्रेज एक तो द्वितीय विश्व युद्ध से टूटे हुए थे और ऊपर से क्रांतिकारियों का विरोध बढ़ता जा रहा था और आखिर में उन्हें भारत को आजाद करना पड़ा। नेताजी की चिंगारी ने अंग्रेजों के लिए आग की लपटों का काम किया, जिसके सामने अंग्रेजों का टिकना नामुमकिन हो गया था। उन्होंने आजादी की जिस चिंगारी को लगाया था, उसके 2 साल बाद देश तो आजाद हो गया, पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहस्यमय तरीके से अलविदा कह गए। दोस्तों, भारत के वीर महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपका क्या कहना है? आज से 76 साल पहले ये 30 जनवरी 1948 की ही बात थी जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। हुआ ये था कि ये बिरला हाउस है, एक तरह से महात्मा गांधी का घर। शाम 5:15 बजे की बात है। गांधी जी जस्ट अभी अपने कमरे से निकलकर इस प्रेयर ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। दिक्कत वाली बात यह है कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि प्रेयर ग्राउंड में इतनी भीड़ में रिवॉल्वर लेके आज उनका हत्यारा नाथूराम गोडसे उनका इंतजार कर रहा है। इतनी भीड़ में रिवॉल्वर किसी को दिखाई न दे जाए, इसलिए गोडसे ने ऐसे खड़े होकर रिवॉल्वर यहाँ छुपा रखी है। अपने कमजोर कदमों से चलते हुए गांधी जी जैसे ही प्रेयर ग्राउंड की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंचे, वैसे ही हजारों की भीड़ में खड़े गोडसे ने भीड़ से निकलकर गांधी जी को झुककर प्रणाम किया। गोडसे को आगे आते हुए देख गांधी जी की भतीजी मनु ने आगे बढ़कर गोडसे को बोला, बापू को देर हो रही है, आप साइड हटो। लेकिन आज नाथूराम गोडसे अपना टारगेट सेट करके ही आया था, इसलिए उसने अपने एक हाथ से मनु को धक्का मारा और दूसरे से गांधी जी पर अपनी .39 कैलिबर बेरेटा M1934 रिवॉल्वर तानी और तीनों गोलियां गांधी जी ने दाग दी। 30 अक्टूबर के दिन गोली चलाने वाले दोनों में से एक बॉडीगार्ड ने यानी सतवंत सिंह ने बहाना किया कि उनका पेट खराब है, इसलिए उसे शौचालय के नजदीक तैनात किया जाए। इस तरह बेअंत और सतवंत एक साथ इसी गेट पर प्लानिंग के तहत तैनात हैं। ये गेट जो कि पीएम ऑफिस और रेसिडेंस को जोड़ता है। जैसे जैसे इंदिरा गांधी ऑफिस की ओर तेजी से बढ़ रही हैं, वैसे ही पहला बॉडीगार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह उनकी ओर बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी और बेअंत सिंह की आंखें मिली तो इंदिरा गांधी बेअंत को देख के मुस्कुराई और नमस्ते के लिए हाथ जोड़ने की पोजीशन में आई। ऐसा इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी बेअंत को 10 सालों से जानती थी और रोज जब भी बेअंत सिंह इंदिरा गांधी को देखता तो नमस्ते करता था। इसलिए आज भी इंदिरा गांधी ने उसको अपने ओर बढ़ता देखकर सोचा कि नमस्ते बोलेगा, इसलिए इंदिरा गांधी ने पहले ही हाथ जोड़ लिए। लेकिन आज बेअंत सिंह का
मिजाज बागियों वाला है। आज उसका मकसद कुछ अलग ही है। एकाएक बेअंत ने लगभग 9:25 पर अपनी .38 कैलिबर सर्विस रिवॉल्वर निकाली और तान दी इंदिरा गांधी पर। जब तक कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही फायर के 3 राउंड बेअंत की रिवॉल्वर से निकल चुके हैं और ये तीनों गोलियां इंदिरा गांधी की चेस्ट और एब्डोमिनल एरिया में लगी हैं और यहीं से एक बड़े पेड़ के गिरने की दास्तान शुरू हो चुकी है। 3 गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गई और जोर से बोली, ये क्या कर रहे हो? बेअंत 1 सेकंड के लिए रुका और सतवंत को देखकर जोर से चिल्लाया, गोली चला। सतवंत, जो अभी तक बेअंत के पास बूथ बना खड़ा था, वो अपनी कार्बाइन बंदूक को इंदिरा गांधी की ओर घुमाकर 30 गोलियां बर्स्ट फायर कर देता है। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए जैसे ही उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल आगे बढ़े तो उनके पांव में सतवंत के द्वारा चलाई गई गोलियां लगी और वो वहीं पर गिर गए। एक अकबर रोड यानी कि पीएम ऑफिस से एक पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार भट्ट ये देखने के लिए बाहर आए कि ये गोलियां कहां चली हैं। उसी समय बेअंत और सतवंत सिंह ने अपने वेपन्स फेंककर सरेंडर करने के लिए हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे कि हमको जो करना था वो हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है कर लो। और उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी ने सिखों के पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल को कुछ अलगाववादियों से आर्मी ऑपरेशन के जरिए फ्री करवाया था। आर्मी ऑपरेशन की वजह से काफी सिख उनसे खफा थे। कांस्टेबल नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक लिया। पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घेरे में ले लिया। टोटल 33 फायर किए गए हैं, जिसमें से 30 गोलियां इंदिरा गांधी को लगी और काफी गोलियां उनके शरीर को चीरकर निकल गई। इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन ने होश संभाला और चिल्लाकर एम्बुलेंस लाने के लिए बोला, लेकिन कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन पहले ही भुवनेश्वर में हुई इलेक्शन रैली के भाषण में इंदिरा गांधी ने कहा था कि चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है, मुझे गौरव इस बात का है कि मेरा सारा जीवन सेवा में गुजरा। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा में ही जाए, जब मेरी जान जाएगी और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का कतरा भारत को जीवित करेगा। तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। गोली की आवाज सुनकर सोनिया गांधी नंगे पांव ही गाड़ी की ओर दौड़ी। इंदिरा गांधी को इस हालत में देखकर वो उसी हाल में कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गईं। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में लिया और कार बहुत तेजी से इनकी तरफ बढ़ी। 9:31 पर एम्बेसडर कार एम्स के इमरजेंसी वार्ड के गेट पर पहुंच गई। इमरजेंसी वार्ड का गेट खोलने में और गाड़ी से इंदिरा गांधी को उतारने में ही 3 मिनट्स का टाइम लग गया है और इस समय गुजरने वाली हर एक सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली आज एम्स के इमरजेंसी वार्ड में एक स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं है। किसी तरह एक पहिए वाली स्ट्रेचर का इंतजाम किया। ये 21 मेल और ये 2 फीमेल्स हैं जो राजीव से पर्सनली मिलेंगे, लेकिन अचानक से यहाँ काफी ज्यादा भीड़ बढ़ने से इस सेक्शन में खड़ी धनु भीड़ का फायदा उठाकर रेड कारपेट एरिया में इन 2 फीमेल के पीछे आके खड़ी हो जाती है। अब पुलिस भीड़ को कंट्रोल करती है और इन एक्स्ट्रा लोगों को यहाँ से निकालती है। इतने में राजीव गांधी यहाँ पहुँचते हैं और धनु उनको माला पहनाकर राजीव के पैर छूने के बहाने नीचे झुकती है और अपने लेफ्ट साइड में लगे इस बटन को प्रेस करती है। इससे यहाँ एक पल के लिए बारूद जलने जैसी आवाज आती है और अगले ही पल यहाँ कोहराम मच जाता है। इस जलालाबाद पहुँचती है। जलालाबाद से एबटाबाद का डिस्टेंस सिर्फ 2.5 घंटे का था और आगे तो आपने देख ही लिया कि आखिर कैसे उस 2 और 3 मई की रात को सील्स ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। खैर, ओसामा बिन लादेन का कंफर्मेशन जैसे ही उस 12 साल की बच्ची और उसकी मां ने दिया, वैसे ही एक सील ने ओसामा को एक गोली और मार दी ताकि बचने का 1% चांस भी ना हो। फिर उसकी बॉडी को बॉडी बैग में डाला और उसको नीचे ले जाने लगे। अब जैसे ही ओसामा बिन लादेन को मेन बिल्डिंग में नीचे ला रहे थे, वैसे What were you doing here? What is your job? What is your job here? You didn't enforce because my agent is threatened and he has left. This officer has already complained. And we are enforcing it. No, you didn't. You allowed my officer, my agent to go out. No, I didn't. No, are you paid for this? I didn't. Then did you have so many people and gunfire? I have come here because we have got the information. No, I am saying that the polling officer has already complained that the agent was threatened and there was a commotion here. Listen to me, there was a commotion. Are you aware of this? Why should I tell? I'm saying that the polling officers has already told me